अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आउटलाइन ये है बच्चों कि हम इसमें पहले एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे, यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें है क्या। उसके बाद हार्ट की डेवलपमेंट में जितने भी स्टेप्स हैं उनको सिक्वेंशियली डिस्कस करेंगे, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब वहाँ से लेकर कंडक्शन सिस्टम की डेवलपमेंट तक। उसके बाद फीटल सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे और एडल्ट और फीटल सर्कुलेशन में डिफरेंसेस क्या हैं, और फीटल सर्कुलेशन के कौन से रेमिनेंट्स जो हैं वो एडल्ट्स में मिलेंगे, और एंड पे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ये है कि हार्ट जो है ये दो एंडोकार्डियल ट्यूब्स की फॉर्म में ग्रो करना शुरू करता है, जो बाद में फ्यूज करके एक ही हार्ट ट्यूब बनाते हैं थोरेसिक रीजन ऑफ एम्ब्रियो में। एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे बनती हैं? प्रिमिटिव एट्रिया और वेंट्रिकल मौजूद होती हैं, ठीक है, जो इनिशियल डेवलपमेंट में बनती हैं, बाद में उन्हीं की सेपरेशन होती है सेप्टम फॉर्मेशन से। अब इसमें जो चीज़ सेंट्रल रोल प्ले करती है उसको एंडोकार्डियल क्वेश्चन कहते हैं। एंडोकार्डियल क्वेश्चन आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू के मैस हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मैसेज हैं जो खुद भी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं और दूसरी जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उनको एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। सेप्टम की डेवलपमेंट में हम इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन जो है वो कुछ शंट्स या अल्टरनेट रास्ता यूज़ करती है ताकि वो लिवर को बाईपास करे, उसका नाम है डक्टस आर्टीरियोसिस, और डक्टस वेनोसिस, सॉरी एंड लंग्स वाया द फोरामन ओवल एंड डक्टस आर्टीरियोसिस, ये डक्टस वेनोसिस है। अच्छा, आउटफ्लो ट्रैक जो है हार्ट का वो स्पाइरल होकर एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनाता है, और जो वेसल्स हैं वो जो एओर्टा से ब्रांच करती हैं वो कहाँ से बनती हैं? एओर्टिक आर्चेस से। एओर्टिक आर्चेस क्या चीज़ है ये आगे वेसल्स को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ये बच्चों के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये तकरीबन 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जो फीमेल का लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना उससे अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज लेटर डेवलप करना शुरू होता है, और ये सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गन है जो डेवलप होता है, और सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम है जो एम्ब्रियो में फंक्शनल होता है, ठीक है। और आप फीटल हार्ट को अल्ट्रासोनोग्राफी पे, यानी अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं, उस पर 6 वीक के अराउंड आप सुन भी सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। अब ये हार्ट ट्यूब बनती कैसे है? जब डेवलपमेंट शुरू होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अराउंड द एंड ऑफ थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ना ये दो रीजन्स में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर? क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियो जब ट्राइलम में डिस्क बनती है, आपको पता है कि फ्लैट सरफेस होती है, उसका एक क्रेनियल एंड होता है यानी कि हेड साइड होती है, और एक उसका कॉर्डल एंड होता है यानी कि टेल साइड होती है, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब है कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो क्रेनियल एंड यानी हेड साइड पर दो रीजन्स में एग्जिस्ट कर रहा है, और इन रीजन्स को हम कार्डियोजेनिक फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। कार्डियोजेनिक फील्ड उस एरिया को कहेंगे जिसमें से बाद में हार्ट डेवलप होना है। और ये कैसे बनते हैं? ये मेसोडर्म लेयर ऑफ एम्ब्रियो से बनते हैं। अब उसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि मेसोडर्म क्या है। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है ट्राइलेमिनर डिस्क, उसमें तीन मतलब लेयर्स होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन जो बाहर की तरफ है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। तो सेकंड वाली लेयर है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म, और नीचे वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म इंटरनल लाइनिंग। अभी जो दरमियान में पर्पल है दिस इज द मेसोडर्म, ठीक है। और ये हमारा सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाएगी। अब कार्डियोजेनिक फील्ड यानी कि जिस हिस्से में आगे जाकर हार्ट के साथ सिस्टम बनाना है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ब्लड आइलैंड्स हैं जो क्या है? प्रिमिटिव टिश्यूज हैं, और यहाँ से ब्लड की फॉर्मेशन शुरू होगी, वेसल्स बनेंगी और हार्ट की डेवलपमेंट होगी। अब यही एरियाज, ये वाले बच्चे देखिए जो दो एरियाज एग्जिस्ट कर रहे थे ना, यही आगे जाकर फ्यूज होकर सारे एंडोकार्डियल ट्यूब्स बनाएंगे, और जो दोनों एम्ब्रियो की दोनों साइड पर मौजूद हैं, ठीक है। इस वाली पिक्चर से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आप इस फर्स्ट वाली पिक्चर को पहले देखिए, ये दो सेपरेट पिक्चर्स हैं। फर्स्ट वन में देखिए ये गैस्ट्रुलेशन दिखाई हुई जिसमें एम्ब्रियो की तीनों लेयर्स दिखाई, एपीब्लास्ट, ठीक है। ये दरमियान में मेसोडर्मल लेयर हुई है, हाइपोब्लास्ट लोअर लेयर है। अब आप देखिए कि ब्लू और रेड से जो लेयर्स शो की हुई हैं ये क्या है? इन्वेजिनेटिंग मेसोडर्मल सेल्स हैं, जिन्होंने आगे जाकर हार्ट के मायोकार्डियल यानी मसल सेल और एंडोथेलियल यानी कि इंटरनल लाइनिंग बनाई। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है जिसका नाम है कार्डिक क्रीसेंट। अब कार्डिक क्रीसेंट क्या चीज़ है? अभी हमने ये डिस्कस की थी कि जो एम्ब्रियो के क्रेनियल साइड है यानी कि हेड साइड, वहाँ पर दोनों साइड पर हार्ट फील्ड्स मौजूद हैं। यही दोनों साइड की जब हार्ट फील्ड्स कंबाइन करती हैं, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, तो ये मिलकर कार्डिक क्रीसेंट बनाती हैं, ठीक है। और
इसके अंदर वो सेल्स हैं जिन्हें आगे जाकर हार्ट के मायोकार्डियम और एंडोथीलियल सेल यानी कि इंटरनल लाइनिंग बनानी है। जो बाहर की लेयर है पेरिकार्डियम वो सेपरेट डेवलप करती है। अब आप नेक्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि इस तरह देखिए कि एपीब्लास्ट है बाहर की लेयर, हाइपोब्लास्ट है लोअर, इनके दरमियान में मीजोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये एम्ब्रियो का सी आर लिखूंगी, ये इसका क्रेनियल एंड है, और सी डी लिखूंगी कॉर्डल एंड है। अब आप देखिए कि इसमें ग्रीन कलर के दो रीजन डेवलप हुए जिनका नाम इन्होंने लिखा है कार्डियोजेनिक मीजोडर्म, ठीक है। यही कार्डियोजेनिक मीजोडर्म जब दो साइड्स की फ्यूज हुई है ना तो उन्होंने कार्डियक क्रीसेंट बनाया। इसको उन्होंने फर्स्ट हार्ट फील्ड और सेकंड हार्ट फील्ड बनाकर लिखा है। इसी के अंदर जो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स हैं वो डेवलप करेंगी, ठीक है। फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में एम्ब्रियो फोल्ड करना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट टिश्यू अपनी उस पोजीशन में आ जाता है जो उसने जाकर फाइनली अटेन करनी है। आपको पता है कि एम्ब्रियो की फोल्डिंग दो डायरेक्शन में होती है, यानी कि सपोज अगर ये एम्ब्रियो है क्योंकि स्टार्ट में ये फ्लैट होता है, ठीक है। एक फोल्ड इसका ये होगा कि ये वाली जो साइड है ये रोल होकर आगे की तरफ आएगी और ये रोल होकर अंदर की तरफ ऐसे आएगी, ठीक है। यानी कि सेफेलोकॉर्डल, आपको पता है ना सेफेलिक भी क्रैनियल साइड को कहते हैं, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग है और एक लेटरल फोल्डिंग है, यानी कि ये दो साइड्स हैं ये इस तरह करके अंदर रोल होंगी, ठीक। अब सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग में क्या होगा, जो कार्डियोजेनिक फील्ड्स हैं वो क्रेनियल एंड से आगे की तरफ आ जाएंगी थोरेसिक रीजन में, यानी अभी जो चीज़ यहाँ पर मौजूद थी जब ये वाली फोल्डिंग हो जाती है तो उसने कहाँ आ जाना है, यानी कि उसने फोल्ड हो जाने के बाद, यानी समझे कि ये सेकंड मैंने बनाया इस तरह करके, तो ये जो चीज़ पहले ऊपर थी अब वो फ्रंट पे आ गई है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है हमारे फ्रंट का, चेस्ट है, थोरेसिक रीजन है, ठीक है। उसके बाद लेटरल फोल्डिंग की बात करें, अब एम्ब्रियो की क्योंकि लेटरल साइड दोनों फ्यूज होनी है, इससे ये होगा कि जो कार्डियोजेनिक फील्ड्स थी वो दोनों मिड लाइन में आ जाएंगी ताकि वो मिलकर जो है वो एक प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स में, यानी अब ये जो लेंथ वाइज मौजूद था ना मटेरियल, ये फ्यूज करने से क्या होगा कि एक सेंट्रल रीजन में आकर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ऊपर से स्ट्रक्चर जो है वो सिफेलिक फोल्डिंग से आया है और मिड लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो लेटरल फोल्डिंग से आया है, ठीक है। अब इस वाली पिक्चर में लेटरल और सेफेलोकॉर्डिक कॉर्डल फोल्डिंग शो की हुई है। अब आप पहले फर्स्ट वाली पिक्चर को देखिए लेटरल फोल्डिंग में, ठीक है। बच्चों है ये लेटरल फोल्डिंग है, लेकिन हम इसको जो पिक्चर है ना ये वाला व्यू हम इसको सिफेलिक एंड से देख रहे हैं ताकि हमें ये क्लियर नजर आए, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो पहले मैं इसके सामने एक पिक्चर बनाऊंगी, ठीक है। ये होती है आउटर मोस्ट लेयर एपीब्लास्ट या एक्टोडर्म, ठीक है। दरमियान में मीजोडर्म होता है, उसके नीचे होते हैं हाइपोडर्म या एंडोडर्म होती है, ठीक है। उसके नीचे एक बड़ा सा सैक होता है जिसको यॉर्क सैक कहते हैं और इसके ऊपर एक सैक होता है जिसको एमनियोटिक सैक कहते हैं। अब फोल्डिंग किस तरह होनी है, ये जो साइड है समझे ये रोल हो कि ये भी अंदर की तरफ आए इस तरह करके कि यानी कि राइट और लेफ्ट जो साइड है वो हम इस तरह रोल करें कि दोनों आकर सेंटर में फ्यूज हो जाए, ठीक है। अब इस फ्यूज हुए को हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ से ताकि हमें फ्यूज चीज नजर आए। अब देखिए क्या हुआ है, जो दो साइड पर टिश्यू था हार्ट का वो सारा कंबाइन होकर उसने एक प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बना दिया, यानी दो साइड पर एंडोकार्डियल ट्यूब्स मौजूद थी, ये ऐसे और ऐसे जब एम्ब्रियो फोल्ड हुआ तो ये दोनों कंबाइन हो गई, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक ही सिंगल प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब मिली। अब सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग की तरफ जाते हैं, वहां देखते हैं वहां क्या हुआ था कि ये दोबारा एक बार फ्रंट से व्यू है, ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ना यही वाली, अब हम इधर देखते हैं तो क्या बनता है। अब ये सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग यानी कि ये हेड वाली तरफ यहाँ ये भी सेंटर में आएगी नीचे की तरफ और ये यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड होगी। तो अब हम इसको लेटरल साइड से देखेंगे ताकि हमें ये क्लियर नजर आए, यानी कि ये एम्ब्रियो की डिस्क थी ना, ये हेड एंड फोल्ड हुआ है और ये फुट एंड फोल्ड हुआ है और हम इसको साइड से खड़े होकर देख रहे हैं। तो अब देखिए प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब एम्ब्रियो के फ्रंट साइड की तरफ आ गई जो कि चेस्ट वाली साइड होती है, ठीक। उसके बाद जो बाहर की तरफ कैविटी मौजूद थी ना यॉर्क सैक, ठीक है, वो देखिए ये जो यॉर्क सैक था ना ये फोल्डिंग के बाद जिस हार्ट के हिस्से को सराउंड कर रहा था ना उसने जाकर फ्यूचर में पेरिकार्डियल सैक बनाना है, ठीक। अब देखें प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब से आगे क्या बनना है मजीद जाकर, जो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है वो तकरीबन 25th डे ऑफ गेस्टेशन पे बनती है, ठीक है, और 6 पार्ट में डिवाइड होती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एसईक्यू है कि प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब से क्रैनियल टू कॉर्डल सीक्वेंस में कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं।
तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि एओर्टिक रूट्स बनते हैं, ठीक है, और ये इन्होंने आगे जाकर जो एओर्टिक आर्च है ना, आर्च ऑफ एओर्टा, उसकी वेसल्स जो 3 होती हैं वो बनानी है, ठीक है। वो इस पिक्चर में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ होते हैं इस जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है। ट्रंकस आर्टीरियोसिस यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, स्काई ब्लू से शो किया हुआ है। इसने बाद में पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा बनाना है जो कि हार्ट का आउटफ्लो ट्रैक्ट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हार्ट का आउटफ्लो ट्रैक्ट कौन बना रहा है और इनफ्लो ट्रैक्ट कौन बना रहा है, क्योंकि जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो आगे जाकर आर्टरीज बनेंगी ग्रेट वेसल्स में, ठीक है। ग्रेट आर्टरीज बनेंगी और जो हार्ट का प्रिमिटिव हार्ट का इनफ्लो ट्रैक्ट है बच्चों, उसी ने आगे जाकर ग्रेट वेन्स बनानी है, ठीक है। अच्छा, बल्बस कॉर्डस की बात करते हैं तो इसने भी पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा बनाना है। फिर एक प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, ठीक है। प्रिमिटिव वेंट्रिकल यानी कि एक ही वेंट्रिकल है, अभी पूरी डेवलप नहीं है, इसने आगे जाकर वेंट्रिकल्स बनानी है। एक प्रिमिटिव एट्रियम है जिसने एट्रिया बनाने, और एक चीज़ है इसका नाम है साइनस विनोसिस, ठीक है। इसने राइट एट्रियम और वेना कैवा बनाना, और अगर आप देखिए तो यही साइनस विनोसिस हार्ट का इनफ्लो ट्रैक्ट है, ठीक है। ये जो साइनस विनोसिस है ना बच्चों, आप देखिए कि इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि इसका एक राइट हॉर्न है और एक इसका लेफ्ट हॉर्न है, ठीक है। राइट हॉर्न है और लेफ्ट हॉर्न है। अब ये जो दोनों हॉर्न्स है ना, इसके अंदर 3 वेन्स आकर रिसीव होंगी, ठीक है। सबसे पहली वेन जो यहाँ पर रिसीव होगी उस वेन का नाम है अम्बलाइकल वेन, ठीक है। अम्बलाइकल वेन, ठीक है। अम्बलाइकल वेन क्या कर रही होती है? अम्बलाइकल वेन जो है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से ला रही होती है बेबी डेवलपिंग एम्ब्रियो की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक वेन है जिसका नाम है वाइटलाइन वेन, ठीक है। वाइटलाइन वेन भी जो है वो बॉडी के जो डेवलपिंग साइंसेस उनसे ब्लड ला रही होती है। उसके बाद कार्डिनल वेन्स है, ये हार्ट का जो अपना डेवलपिंग सिस्टम का ब्लड है ना वो ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। तो ये 3 वेन्स आकर इन हॉर्न्स में ओपन होंगी, ठीक है। अच्छा, कार्डिक लूपिंग क्या चीज़ है? अब जो न्यूली डेवलपिंग हार्ट है उसको पेरिकार्डियल सैक सराउंड कर रहा होता है। इसके लिए हम पहले दोबारा वापस जाएंगे आपको एक चीज़ बताने के लिए बच्चों, कि एक बात हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यॉर्क सैक, ठीक है। यही स्ट्रक्चर जो है फोल्डिंग में, मतलब क्योंकि ये यॉर्क सैक वो स्ट्रक्चर है जिसने बॉडी की सिलोम या इंटरनल कैविटी बनानी और आगे जाकर यही सारा बॉडी कैविटीज बनाता है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी इसमें से बनी, और इवन जो सराउंडिंग है ना बाहर की उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। अब क्योंकि ये हिस्सा हार्ट के बाहर मौजूद है, पेरिकार्डियल सैक बना रहा है जैसे ये। अब देखिए कि ट्यूब ग्रो करती जा रही है यहाँ पर, और पहले एक सिंपल एंडोकार्डियल ट्यूब थी, उससे फिर पेरिकार्डियल मतलब प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनी, और उसके बाद उसकी फर्दर डिवीजन बनी जिसमें एओर्टिक रूट्स है, ट्रंकस आर्टियोसिस है, बल्बस कॉर्डिस है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, एट्रियम है, साइनस वेनोसिस है। रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये ऐसी की क्वेश्चन पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्यूब्स आप देखेंगे फर्दर ग्रो करती जा रही हैं। अब पेरिकार्डियल सैक छोटा पड़ रहा है कि वो इसको अकोमोडेट कर सके ग्रोइंग प्रिमिटिव ट्यूब को। तो अब इसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है? इसके लिए ये होता है कि अब प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब को उस मौजूद पेरिकार्डियल सैक में फिट आने के लिए लूप करना ज़रूरी है, यानी कि फोल्ड होना ज़रूरी है। अब उसका क्या तरीका अपनाया जाता है? उसका तरीका ये है कि जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है वो वेंट्रल साइड पर जाती है, यानी कि आगे आ जाती है और राइट साइड की तरफ चली जाती है, ठीक है। जो प्रिमिटिव एट्रियम है वो डॉर्सल यानी बैक साइड की तरफ और पीछे चली जाती है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि हार्ट का जो इनफ्लो पोर्शन है वो और आउटफ्लो पोर्शन वो डायरेक्शन अटेन कर लेता है जो कि मैच्योर हार्ट में होती है। अब इस पॉइंट को रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगी कि पहले हम एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन हार्ट की थोड़ी सी रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि हार्ट थोरेसिक कैविटी में कैसे प्लेस्ड होता है, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो फ्रंट से आपको चीज़ विजिबल होती है दैट इज़ द राइट वेंट्रिकल, उसके बैक साइड पर लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, और आपको राइट एट्रियम विजिबल होता है और उसके बैक साइड पर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसके अंदर ही इनफ्लो होता है सारा राइट एट्रियम के अंदर, यानी कि सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा, ठीक। और राइट वेंट्रिकल से फिर आउटफ्लो ट्रैक होता है पल्मोनरी ट्रंक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, ठीक। अब देखिए कि लूपिंग किसका होनी कि प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो है
यानी कि पहले जो कि स्ट्रेट मौजूद थी वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल वेंट्रल यानी कि थॉरिक्स में आगे की तरफ और राइट की तरफ मूव कर जाती है, जैसे कि एडल्ट हार्ट के अंदर मौजूद है ये। ठीक है, प्रिमिटिव एट्रियम जो है वो डॉर्सली और लेफ्ट की तरफ चली जाती है, यानी दोनों एट्रिया थोड़ा बैक साइड पर चले जाते हैं, क्योंकि जो प्रिमिटिव एट्रियम है ना उसका मेजर पोर्शन जो है वो राइट एट्रियम बनाएगा, ये बाद में अरेंजमेंट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो इनफ्लो पोर्शन है यानी कि वेन्स और एट्रिया, वो आउटफ्लो पोर्शन यानी कि वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के पीछे लाई कर रहा है। ठीक है, ये देखिए कि इनफ्लो पोर्शन में वेन्स हैं और एट्रिया। वेन्स कौन सी, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, और राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, विला यानी कि प्रिमिटिव एट्रिया। ठीक, और आगे क्या चीज़ है, आउटफ्लो पोर्शन है, वेंट्रिकल्स हैं, आर्टरीज। आर्टरीज कौन सी हैं, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। ठीक, अब इस लूपिंग की वजह से जो आर्टरीज हैं एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, उनके पीछे और स्पीरियर वेना कैवा के आगे एक जगह क्रिएट हो जाती है जिसका नाम है ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। यानी कि मैं आपको इस तरह ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी कि आपके पास इस तरह की राउंड जगह थी जिसके अंदर एक पहले स्ट्रेट स्ट्रक्चर मौजूद था। ठीक, अब उस क्या हुआ कि उसी राउंड जगह के अंदर उस ट्यूब ने लूपिंग शुरू कर दी, यानी कि फोल्डिंग शुरू कर दी है, तो उसकी बैक साइड पर एक स्पेस क्रिएट हो गई है ट्रांसवर्स, जिसका नाम है ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, इस पिक्चर से दफ़ा ओरिएंटेशन को दोबारा क्लियर कर दें, देखें कि इस हार्ट में हमें क्या चीज़ ज़्यादा विजिबल है सामने की तरफ। फ्रंट साइड पर ज़्यादा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और इधर पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और एट्रिया जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ, स्पेशली लेफ्ट एट्रियम ज़्यादा बैकवर्ड साइड पर मौजूद है। ये देखिए कि लूपिंग किस तरह होगी, ये तकरीबन एस शेप इसको लिखा जाता है कि थोड़ा सा ना एस शेप ओरिएंटेशन हो जाती है प्रिमिटिव लूप की। अब देखिए क्या था, पहले दफ़ा रिवाइज करते हैं दोबारा। एओर्टिक रूट से लेकर साइनस वेनोसिस तक जो स्ट्रक्चर हैं वो सारे लूपिंग के बाद किस तरह हो जाएंगे कि जो पर्पल कलर से हमें डेवलपिंग वेंट्रिकल शो की हुई हैं वो बैक साइड पर आ जाएंगी, ठीक है, फ्रंट पर आ जाएंगी और थोड़ा सा राइट साइड पर आ जाएंगी। अभी क्योंकि हार्ट में और भी ओरिएंटेशन चेंज करनी है इसलिए ये पिक्चर उस तरह नहीं बनी हुई जिससे मैच्योर हार्ट है, लेकिन आप इसको देखिए कि पर्पल कलर से हमें वो स्ट्रक्चर दिखाया गया जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल है। ठीक है, और स्काई ब्लू कलर से वो शो किया हुआ है तकरीबन जो हमारे पास बाद में वेसल्स बननी है आउटफ्लो की। ठीक, तो देखिए कि वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा फ्रंट पर आ गई हैं और एट्रिया ज़्यादा पीछे की तरफ चले गए, और ये जो स्काई ब्लू पोर्शन है ये क्या है, फर्दर इसमें एओर्टिक आर्चेस से आर्टरीज डेवलप हो रही हैं। राइट एट्रियम की बात करते हैं। राइट एट्रियम जो है वो प्रिमिटिव एट्रियम जो हमारे पास है उसमें से डेवलप करेगी और कुछ हिस्सा इसमें साइनस वेनोसिस का शामिल होगा। ठीक है, साइनस वेनोसिस क्या था, जिसके अंदर दो हॉर्न से राइट और लेफ्ट और जो बॉडी के डिफरेंट पोर्शन से वाया अम्बलाइकल वेन, वाइटल लाइन वेन एंड कार्डिनल वेन ब्लड फ्लो रिसीव कर रही थी। ठीक, अब क्या होगा कि जो राइट साइनस हॉर्न है वो तकरीबन प्रिमिटिव एट्रियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा जैसे जैसे ये प्रिमिटिव एट्रियम ग्रो करती जाएगी, और इसी ने जाकर आगे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा बनाना है। किसने बनाना है, राइट साइनस हॉर्न ने। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा कहाँ से डेवलप करते हैं, राइट साइनस हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस। अब लेफ्ट जो साइनस हॉर्न है ना वो यहाँ पर कॉरोनरी साइनस बनाता है जो कि ब्लड को ड्रेन करती है कॉरोनरी वेसल्स से इनटू द राइट एट्रियम। अगर आपको याद हो तो कॉरोनरी साइनस क्या था, कॉरोनरी साइनस जो है वो हार्ट का वो स्ट्रक्चर है जो हार्ट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर कॉरोनरी सल्कस के अंदर, यानी कि जो पोस्टीरियर साइड पर इंटरवेंट्रिकल सल्कस है उसके अंदर रन करता है और उसके अंदर ही आकर कार्डियक वेन्स ड्रेन कारी होती हैं। ठीक है, इस वाली पिक्चर में देखिए राइट और लेफ्ट साइनस हॉर्न शो किए हुए हैं। उसके बाद दिखाया हुआ है कि कैसे जो राइट साइड का साइनस हॉर्न है उसने सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा बनाया। ठीक, जबकि जो लेफ्ट साइनस हॉर्न है उसने जाकर आगे से कॉरोनरी साइनस बनाए। देखिए कि ये हार्ट की बैक साइड पर चला जाएगा सारा। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट एट्रियम की डेवलपमेंट की बात करें तो प्रिमिटिव एट्रियम का बहुत छोटा सा पोर्शन है जो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। प्रिमिटिव एट्रियम का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो राइट एट्रियम बना रहा होता है। ठीक है, और बाकी का जो लेफ्ट एट्रियम का पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ पल्मोनरी वेन से बनेगा जिन्होंने इसमें आकर ड्रेन करना है। ठीक है, अब जो पल्मोनरी वेन डेवलप होती है इनिशियली जहाँ से वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रही थी उस टाइम एक सिंगल वेन होती है। ठीक है,
उसके बाद जैसे जैसे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये ग्रो करती जाती है वैसे ही कन्वर्ज करके जो है वो 4 ब्रांचेस देती है, ठीक है। और जैसे लेफ्ट एट्रियम फुल ग्रोथ कंप्लीट करती है उस टाइम तक 7 4 पल्मोनरी वेन्स डेवलप हो चुकी होती हैं, जैसे कि मैच्योर हार्ट में होती है। यानी कि जब लेफ्ट एट्रियम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एक सिंगल पल्मोनरी वेन होगी, जैसे जैसे लेफ्ट एट्रियम फर्दर ग्रो करता जाएगा वेसल को एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो जब कंप्लीट होता है तो उस टाइम तक 4 पल्मोनरी वेन्स डेवलप हो चुकी होती हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट, जैसे कि मैच्योर हार्ट में होती है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है कि जो मैच्योर लेफ्ट एट्रियम का जो पार्ट प्रिमिटिव एट्रियम से आता है वो ट्यूबैक्यूलेटेड होता है, ठीक है। आपको याद है ना ट्यूबैक्यूलेशन क्या थी, थोड़ा रिफंड एरिया था। अगर आपको एनाटमी याद हो तो आपको याद होगा कि राइट एट्रियम ज़्यादा ट्यूबैक्यूलेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम। वजह यही है कि क्योंकि राइट एट्रियम का ज़्यादा पोर्शन प्रिमिटिव एट्रियम से बनता है, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में जो प्रिमिटिव एट्रियम का पोर्शन है वो ट्यूबैक्यूलेटेड है, ठीक है। और हार्ट के अंदर ये लेफ्ट ऑरिकल बनाता है। ऑरिकल क्या चीज़ है, एक छोटा सा पाउच है लेफ्ट एट्रियम की वॉल में, ठीक। अब जो हिस्सा पल्मोनरी वेन्स से बनेगा ना लेफ्ट एट्रियम का वो स्मूथ होगा, ठीक है, क्योंकि वेसल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर सारा स्मूथ होता है। अब जो ऑरिकल है ये क्या है, इमेच्योर हार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर ब्लड अकोमोडेट करने की जगह होती है। जब कभी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है कंडीशन जिसमें एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और ब्लड की स्टेसिस या कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर एट्रिया अकोमोडेट करने के लिए ऑरिकल को यूज़ करते हैं। इस पिक्चर से आपने 2 3 चीज़ें क्लियर करनी है। यहाँ आपको लेफ्ट एट्रियम दिखाया हुआ है, ठीक है। और तो देखिए कि लेफ्ट एट्रियम का जो मैक्सिमम पोर्शन है, लेट से बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम का बच्चों जो मैक्सिमम पोर्शन है ये क्या है, ये स्मूथ है, ठीक है। ये स्मूथ है, ये कहाँ से आया है, ये पल्मोनरी वेन्स से आया है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स जो प्रिमिटिव थी ना उनके एब्जॉर्ब होने से, और देखिए कि पल्मोनरी वेन्स इसके अंदर ओपन हो रही हैं। अब इसका जो पोर्शन प्रिमिटिव एट्रियम से आया था वो ट्यूबैक्यूलेटेड या रफ है, और वो क्या बना रहा है, वो लेफ्ट ऑरिकल बना रहा है। यही एक छोटी सी आउट पाउचिंग है जो कि ब्लड को अकोमोडेट कर रही होती है। इस वाली पिक्चर में देखिए पल्मोनरी वेन्स हैं और प्राइमोर्डियल लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। एक ही प्राइमोर्डियल लेफ्ट एट्रियम है, पल्मोनरी वेन इसके अंदर जिस पॉइंट से इंटर हुई है वो भी फिलहाल सिंगल है और ब्रांचेस बनना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये इसको एब्जॉर्ब करता जाएगा पल्मोनरी वेन्स वॉल के अंदर, और साथ साथ जब तक ये डेवलपमेंट हो रही है तब तक 4 ब्रांचेस देखिए सेपरेट हो चुकी हैं, वहाँ तक पहुँच के जहाँ तक 4 ब्रांचेस सेपरेट हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो स्मूथ वाला पोर्शन जो ब्लू कलर से शो किया है वो है जो बेसिकली पल्मोनरी वेन्स थी, और जो प्रिमिटिव एट्रियम खुद था वो क्या है, वो ट्यूबैक्यूलेटेड है। तो अब जब फाइनली जाकर ये स्ट्रक्चर बनता है तो ज़्यादा पोर्शन क्या है, ज़्यादा पोर्शन स्मूथ है क्योंकि वो पल्मोनरी वेन्स वाला एरिया था, और थोड़ा सा पोर्शन ट्यूबैक्यूलेटेड है जो कि प्रिमिटिव एट्रियम से आया था, उसने अब क्या बनाया है, लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एट्रियल सेपरेशन के। पहले तो प्रिमिटिव एक ही एट्रियम होता है वो सेपरेट कैसे होते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। अब देखेंगे जो डॉर्सल और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग हार्ट की लाइनिंग होती है उसके अंदर 2 छोटे छोटे बम्प ग्रो करते हैं जिनको एंडोकार्डियल कुशन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था एंडोकार्डियल कुशन क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज हैं, ठीक है, जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक। अब ये जो मैसेज हैं ये दोनों मिड लाइन में मिलते हैं, और यही लेफ्ट और राइट साइड ऑफ हार्ट की सेपरेशन की है, क्योंकि जो सेप्टा डेवलप करनी है ना सेपरेशन के लिए राइट और लेफ्ट हार्ट को, वो इन्हीं की डायरेक्शन की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम हार्ट को सामने से देखें तो अगर इस तरह एक ही सिंगल स्ट्रक्चर है ना, जो इसके अंदर 2 बम्प्स पहले डेवलप करेंगे जिनका नाम है एंडोकार्डियल कुशन, इन ये पे पहले मिड लाइन में मिलेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ यानी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जो भी सेपरेशन होनी है ना वो भी इन्हीं की तरफ ग्रो कर कर होनी है, ठीक है। अब एट्रियल सेप्टम जो है वो 2 सेप्टा से ग्रो करता है, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर है इसका जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले ये होता है कि एक टिश्यू का सेप्टम जो है, ठीक है, यानी कि कर्टन जैसा पोर्शन, एक फ्लैप ग्रो करता है डेवलपिंग एट्रिया के टॉप से यानी रूफ से लेकर एंडोकार्डियल कुशंस की तरफ, इसको हम सेप्टम प्राइमम कहते हैं। और जैसे ही नीचे जाता है तो एक होल रह जाता है एंडोकार्डियल कुशन और सेप्टम के दरमियान जिसका नाम होता है ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। पहले टेक्स्ट डिस्कस करके दफ़ा इसको पिक्चर से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है।
अब इससे पहले कि सेप्टम प्राइमम जो है वो ग्रो करके क्लोज हो जाए, बिल्कुल जाकर एंडोकार्डियल कुशन से फ्यूज हो जाए, एक होल बनता है मिडल ऑफ द सेप्टम में जिसको हम कहते हैं ऑस्टियम सेकेंडम। ठीक, अब ऑस्टियम प्राइमम जो है, ठीक है, सेप्टम प्राइमम जो है वो जाकर एंडोकार्डियल कुशन से मिलता है, और जब ये कंप्लीट हो जाता है बंद, तब तक ऑस्टियम सेकेंडम अलाउ करता है कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट तक जाता रहे। ठीक है, अब इसी दौरान में एक और सेप्टम ग्रो करता है एट्रिया की टॉप की तरफ फ्रॉम द बॉटम। पहले वाला ऊपर से नीचे आया था, ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा, इसको हम सेप्टम सेकंडम कहेंगे। अब जैसे जैसे सेप्टम सेकंडम ग्रो करता जाता है, एक और होल बनता है जिसका नाम है ऑस्टियम सेकंडम। ठीक, अब ये दोनों सेप्टा, दोनों होल्स मिलकर जो है फोरामेन ओवेल बनाएंगे, जो प्रॉपर एक शंट है ताकि ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेफ्ट साइड पर फ्लो करे। ठीक, अब ये जो शंट है ये बर्थ के बाद क्लोज हो जाती है, इसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, और ऑस्टियम सेकंडम और फोरामेन ओवेल जो है वो स्टैगर्ड होते हैं। स्टैगर्ड का मतलब है कि इंक्लाइंड होते हैं, इंक्लाइंड यानी कि इस तरह टेढ़े मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ये फायदा होता है कि क्लोजिंग आसान होती है। अब इस वाली पिक्चर से एक दफ़ा सारे टेक्स्ट को हम रिवाइज करते हैं। देखिए कि ये मिड लाइन में जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है इसका नाम है एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, अब ये एट्रिया की टॉप है। ठीक है, इससे एक सेप्टम बनना शुरू हुआ है जो ग्रो कर रहा है टूवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन। ठीक, अब दरमियान में देखिए एक होल रह गया जिसका नाम है ऑस्टियम प्राइमम। ठीक, अब इससे पहले कि ये ऑस्टियम प्राइमम जाकर क्लोज हो, ऑस्टियम सेकंडम बनना शुरू हो गया है। वो किस तरह बन रहा है कि उसी सेप्टम के अंदर एक होल बना है, सेप्टम जो बना था उसी का टिश्यू एपोप्टोज हो गया है, यानी कि ऑटो लाइसिस होकर, ऑटो डेथ होकर एक स्पेस बनी है। अब अगर हमारे पास, अब इससे पहले कि ये जो फर्स्ट सेप्टम बना था, सेप्टम प्राइमम, ये पूरे का पूरा जाकर एंडोकार्डियल कुशन से मिल जाए और ऑस्टियम प्राइमम क्लोज हो जाए, ऑस्टियम सेकेंडम के बनने के साथ साथ ही एक और सेप्टम ग्रो करना शुरू हो जाता है जिसका नाम है फॉर सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ एक सेप्टम ग्रो करेगा, इससे पहले ये फ्यूज हो जाए एक नया सेप्टम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और नीचे से एक और सेप्टम ग्रो करना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, और इनके दरमियान में रास्ता रखा जाता है जो कि क्या कहलाता है, फोरामेन ओवेल। अब आप कलर से देखिए कि जो डार्क कलर है वो प्राइमम है। ठीक, सेप्टम प्राइमम, और जो लाइट का से शो किया है वो सेप्टम सेकंडम है। सेप्टम सेकंडम भी ग्रो करना शुरू हो गया साथ साथ, इससे पहले के सेप्टम प्राइमम फ्यूज करे। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही सेप्टम ऑस्टियम सेकंडम की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, ऑस्टियम प्राइमम क्लोज हुआ और सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुशन से मिल जाता है, और इन्हीं सब के दरमियान के रास्ते से फोरामेन ओवेल बनता है जो क्या करता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड को लेफ्ट साइड तक शंटिंग का रास्ता देता है। अब देखिए बच्चों, ये जो चीज़ दिखाई हुई ना कि इससे इंक्लाइंड टिप्स हैं सेप्टम की, इसको उन्होंने स्टैगरिंग लिखा हुआ है कि ये इंक्लाइंड है, और यही अलाउ करेंगे कि बाद में ये फोरामेन को क्लोज किया जा सके। वेंट्रिकुलर सेपरेशन जो है वो दो स्टेप्स में होगी। पहले ये होगा कि एक प्रिमिटिव वेंट्रिकल के फ्लोर से एक मस्कुलर सेप्टम ऊपर एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करेगा। ठीक, और ये पूरा कुशन तक नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं प्राइमरी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर एंडोकार्डियल कुशन से एक मेम्ब्रेनस पोर्शन नीचे की तरफ ग्रो करता है और जाकर उस मस्कुलर पोर्शन से मिलता है ताकि जो फोरामेन बना है उसको क्लोज किया जा सके। अगर इसी मेम्ब्रेनस पोर्शन में डिफेक्ट रह जाए तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं। अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह बच्चों, ये हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, इसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है एंडोकार्डियल कुशन। ऊपर की तरफ ये हो रहा है कि एट्रिया वाले पोर्शन में तो फोरामेन बन रहे हैं सारे। ठीक है, यानी कि सेप्टम प्राइमम आ रहा है, ऑस्टियम प्राइमम बना है, फिर ऑस्टियम सेकेंडम बना है, फिर सेप्टम सेकेंडम बना है, देन फोरामेन ओवेल। उसके साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि जो वेंट्रिकल का फ्लोर है उससे एक पोर्शन ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो कि मस्कुलर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये फुल ग्रो नहीं करता एंडोकार्डियल कुशन तक, जबकि वहाँ से एक और सेप्टम जो कि मेम्ब्रेनस इन नेचर है वो नीचे की तरफ ग्रो कर इसको कंप्लीट करता है। अगर किसी वजह से ये जो येलो से मैंने ड्रॉ किया यानी कि मेम्ब्रेनस पोर्शन नहीं बन सकता, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड मिक्स होता है जिसको
मतलब इसकी मौजूदगी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या वीएसडी कहा जाता है। अच्छा, इस वाली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर उन्होंने सारी सेप्टम के बन जाने के बाद की पिक्चर शो की। ठीक है, देखिए फोरामेन ओवेल है, किस तरह का रास्ता है कि इस तरह करके राइट साइड से लेफ्ट की तरफ ब्लड फ्लो करेगा। एंडोकार्डियल क्वेश्चन दरमियान में शो किया हुआ है, मैस है एक कनेक्टिव टिश्यू का। फिर वेंट्रिकल से देखिए तो वॉल ऑफ वेंट्रिकल से एक मस्कुलर सेप्टम अराइज किया था। ठीक है, मस्कुलर पोर्शन क्या है, ग्रोज अप फ्रॉम द बेस ऑफ प्रिमिटिव वेंट्रिकल, और एक फिर इसमें मेम्ब्रेनस पोर्शन है जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन से नीचे की तरफ आया था। यही वो मेम्ब्रेनस पोर्शन है कि अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो यहाँ पर डिफेक्ट रह जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे टर्म है सेप्टेशन, इट्स नॉट सेपरेशन। ठीक है, सेप्टेशन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट, क्योंकि एक ही आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है, वो सेपरेट नहीं होता, वो सेपरेट होता है। सेप्टा बनने से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब जो बल्बस कॉर्डस और ट्रंकस आर्टीरियोसिस थे, यानी कि हार्ट के जो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब थी उसके आउटफ्लो ट्रैक्ट वाले जो दो स्ट्रक्चर्स थे, उन दोनों ने मिलकर एक ही ट्यूब बनानी है। ठीक है, जो हार्ट का आउटफ्लो ट्रैक बनाए। अब उसी एक ही ट्यूब को सेपरेट करना ज़रूरी है ताकि वो आउटफ्लो डिफरेंट जगह से अराइज हो, यानी कि एक एओर्टा बन जाए, एक पल्मोनरी ट्रंक बन जाए। है तो दोनों ने वेंट्रिकल से ही आना है, दोनों ने आउटफ्लो ही प्रोवाइड करना है, क्योंकि लेकिन अब एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर कि जो राइट वेंट्रिकल है उसने लंग्स में ले जाना है ब्लड को, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी में। तो इसलिए आउटफ्लो को भी सेपरेट करना है, सेपरेट करना ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या होगा कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम साथ डेवलप हो रहा है, क्योंकि सारे बॉडी के सिस्टम्स इकट्ठे डेवलप हो रहे होते हैं, हम फिलहाल सीरियस को डिस्कस करें, जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डेवलप होते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस प्रोसेस में। ठीक है, वो क्या करते हैं कि इन्हीं आउटफ्लो ट्रैक्ट की वॉल्स के साथ मौजूद होते हैं। ठीक, वहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्पाइरली अरेंज होकर एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं और सेंटर में आकर मिलते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक ही सिंगल स्पाइरल सेप्टम बनता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। ठीक है, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनता है और वो फिर एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को सेपरेट कर देता है। अब इस वाली पिक्चर से आप क्लियर कर सकते हैं, देखिए कि ये हमारे पास वहाँ तक हम पहुँचे थे जहाँ तक हार्ट की लूपिंग हुई थी, कार्डियक लूपिंग। इसमें वेंट्रिकल्स हमारे पास फ्रंट पे आ गए थे, एट्रिया हमारे पास बैक साइड पे चले गए थे। अब इसमें देखिए कि ये बल्बस कॉर्डस और ट्रंकस आर्टीरियोसिस है। ठीक है, यानी कि हार्ट का जो आउटफ्लो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा। अब इसकी आउटफ्लो की वॉल्स के साथ साथ हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स मौजूद थे। देखिए कि उन्होंने दो कॉर्नर से ग्रो करके किस तरह का सेप्टम बनाया, थोड़ा सा स्पाइरल ट्विस्टेड सेप्टम है। ठीक है, यही वजह है तभी जो मैच्योर हार्ट है उसके अंदर ब्लड वेसल्स इसी तरह होती हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरलूप्ड होती हैं। ठीक है, देखिए कि ये जा रही है राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, स्पाइरल, इस अरेंजमेंट का स्पाइरल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्पाइरल सेप्टेशन नहीं होगी तो राइट वेंट्रिकल से एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक अराइज कर जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपने मेच्योर हार्ट में देखा है ना कि वहाँ पर ये चीज़ होती है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा होता है ऑपोजिट साइड पर जाकर क्रॉस, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एओर्टा निकल रही होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ जिसने शो किया हुआ है, क्योंकि यहाँ नीचे होनी चाहिए आरवी राइट वेंट्रिकल और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल होनी चाहिए। तो अब इस चीज़ से क्रॉस में ब्लड वेसल्स के निकलने की ज़रूरी है कि जो एक ही आउटफ्लो ट्रैक था ना उसकी सेपरेशन स्पाइरल हो। ग्रेट वेसल्स कैसे बनती हैं, अब वेसल्स जो हैं वो ट्रंकस आर्टीरियोसिस से अराइज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एओर्टिक आर्चेस। अब इससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एओर्टिक आर्चेस क्या चीज़ है। एओर्टिक आर्चेस को बच्चों फेरेंजियल आर्चेस भी कहते हैं। ठीक है, फेरेंजियल आर्च आर्टरीज कहते हैं, कहीं जगह पहले इसको ब्रेंकियल आर्चेस भी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में क्या है, ये 6 पेयर्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने बाद में जाकर हेड एंड नेक की ग्रेट वेसल्स बनानी है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको और आसान करें तो ये इस तरह करके ना 6 पीसेज हैं एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू के, एम्ब्रियोलॉजिकल वेस्कुलर टिश्यू के, जिसने डेवलप होकर हेड एंड नेक की ग्रेट वेसल्स बनानी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 5 पेयर्स हैं आर्चेस के, जिनका नंबर है 1 2 3 4 और 6। 5 नहीं होता ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, डेवलप होता है लेकिन इन्वोल्यूट हो जाता है, तो कहते हैं कि 1 to 6 नंबर की
5 आर्चेज यानी 5th वन इज मिसिंग, ठीक है। अब ये वाली आर्चेज यानी कि ये वाला जो एम्ब्रियोलॉजिकल वेस्कुलर टिश्यू है ये और ट्रंकस आर्टियोसिस मिलकर लार्ज आर्टरीज बनाती हैं, ठीक। अब ट्रंकस आर्टियोसिस क्या था, उसको एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम में डिवाइड किया, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में। अब जो 6th वाली आर्च होती है बच्चों, वो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बनाती है। जो ट्रंक है यानी कि कंबाइन वाला, वो ट्रंकस आर्टियोसिस बनाएगा, लेकिन आगे से जो आर्टरी सेपरेट हुई है ना राइट और लेफ्ट में, वो 6th आर्च बनाती है, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि जो लेफ्ट आर्टरी है वो अपना कनेक्शन बाकी वेसल्स के साथ मेंटेन रखती है वाया द डक्टस आर्टीरियोसिस, जबकि राइट आर्टरी का कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब आपको पता है ना डक्टस आर्टीरियोसिस का क्या रोल है, फीटस में हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया था कि क्योंकि आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपके लंग्स फंक्शनल नहीं होते, इसलिए ज़रूरी है कि जो ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन को बाईपास करे। तो इसीलिए राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो लंग्स में ना जाए और एओर्टा में वापस जाए, उसके लिए लेफ्ट वाली पल्मोनरी आर्टरी का कनेक्शन एओर्टा से मेंटेन्ड है थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। अब बेबी जैसे ही पैदा होता है और अपना फर्स्ट ब्रेथ लेता है तो ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज होना शुरू हो जाती है और इस तरह पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन से सेपरेट हो जाती है। अब क्योंकि जो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो 6th फेरेंजियल आर्च डेवलप हो रही है, इसीलिए 6th वाली आर्च को हम पल्मोनरी आर्च भी कहते हैं। अब जो 4th वाली आर्च है वो क्या बनाएगी, वो लेफ्ट साइड बना देगी आर्च ऑफ एओर्टा की, ठीक है। और जो राइट वाली साइड है ना वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाएगी। 4th आर्च यानी कि आपको पता है ना आर्च ऑफ एओर्टा से किस तरह वेसल्स निकल रही होती हैं, राइट साइड पर ब्रोंकियोपल्मोनरी ब्रोंकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, ठीक है। दरमियान में क्या होती है, कॉमन कैरोटिड होती है और देन लेफ्ट सबक्लेवियन होती है, ठीक है। अच्छा अब थर्ड आर्च की बात करते हैं। थर्ड आर्च जो है वो क्या बनाएगी, वो कैरोटिड्स बनाएगी और फर्स्ट पेयर ऑफ इंटरनल कैरोटिड्स बनाएगी, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट जो आर्चेज हैं वो क्या करेंगी, वो डिसअपीयर हो जाती है, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती। अब इस वाली पिक्चर से देखिए किस तरह, ये देखिए आर्चीज दिखाई हुई हैं एओर्टिक आर्चेज से किस तरह राइट से, मैंने आपको दिखाया था ना कि स्ट्रिप जैसा वेस्कुलर टिश्यू है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि फोर्थ से क्या बना है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, फोर्थ से ही आर्च ऑफ एओर्टा बनी है, स्पेसिफिकली राइट साइड, ठीक है। जो 6th वाली पल्मोनरी आर्च जिसको कहा था उससे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज बनी है। जो थर्ड वाली है उससे इंटरनल कैरोटिड कॉमन कैरोटिड बनी है, ठीक है। और फोर्थ से ही जैसे आर्च ऑफ एओर्टा बन रही थी उसी से सबक्लेवियन बनी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लिगामेंटम आर्टियोजम किसको कहा है, जब डक्टस आर्टियोसिस क्लोज होगी उसके बाद, ठीक। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, ये लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वाला, लेकिन जब हम आरईएस की एनाटॉमी पढ़ेंगे बाकी की, उसमें मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी फिलहाल में, ठीक है। अच्छा अब हार्ट के जो वॉल्व्स हैं बच्चों वो कैसे डेवलप करते हैं, माइट्रल और ट्राइकस्पिड यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व वैसे करते हैं कि जो एंडोकार्डियम है हार्ट का इंटरनल टिश्यू, उसके नीचे से टिश्यू प्रोलिफरेट करता है और लेफ्ट और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स में ग्रो करता है। यानी कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले दो इस साइड पे और इस साइड पे, यहाँ और यहाँ, ये ग्रो करके मीट करते हैं सेंट्रल रीजन में और वहाँ पर फिर मसल्स की डेवलपमेंट से ये वॉल्व की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको कहेंगे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, क्योंकि ये एट्रियो और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं। फिर पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एवी वॉल्व से, क्योंकि ये होते भी डिफरेंट। आपको पता है कि उसमें कस्प्स होते हैं, इनमें इसके जो कस्प हैं वो सेमी ल्यूनर होते हैं और या फिर पॉकेट लाइक होते हैं, स्पेशली एओर्टा के, ठीक है। तो अब ये इस तरह बन रहे हैं कि जो एंडोकार्डियल कुशन्स है ना हमारे पास, वो बनते हैं ट्रंकस आर्टिरियोसिस और कोनस के जंक्शन पर और बाद में एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये वो वाला एंडोकार्डियल क्वेश्चन नहीं है जिसने सेप्टा बनाया था, सेप्टा वाला डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, किस तरह के, ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है ना ये एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं। उसी टाइम पे दो और क्वेश्चन एंटीरियर और पोस्टीरियर अपीयर होते हैं। अब तीन क्वेश्चन जो हैं वो दोनों ओपनिंग जो बनकर तीन तीन कस्प बन जाते हैं, यानी कि इस तरह है कि ऊपर और नीचे एक क्वेश्चन है जो दो पहले थे, फिर दो ये साइड पे डेवलप होते हैं, ठीक है। टोटल यानी चार है, लेकिन ये इस तरह सेपरेट होते हैं कि ये बाद में दोनों में तीन तीन में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि सेंटर वाले इलोंगेटेड होते हैं, ये आगे पिक्चर में क्लियर करते हैं, ठीक है।
पल्मोनरी वॉल्व जो है वो पहले एओर्टिक वॉल्व से वेंट्रली लाई करता है, लेकिन रोटेशन के बाद ये फिर लेफ्ट एओर्टिक वॉल्व के वेंट्रल आ जाता है। इस वाले पिक्चर में देखिए कि दो पहले सिंपल कुशंस डेवलप हुए, फिर नेक्स्ट दो और डेवलप हुए। अब क्या होता है कि ये दोनों फिर सेंटर से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो एओर्टिक वॉल्व बनाता है, नीचे वाला पल्मोनरी वॉल्व बनाता है। तभी इन्होंने यहाँ कलर से शो किया हुआ है। ये देखिए जो पिंक बाद में अपीयर हुआ था सिर्फ एओर्टिक वॉल्व का हिस्सा है, ठीक। और जो येलो और स्काई ब्लू है वो दोनों वॉल्व का हिस्सा है, ठीक। इस वाली पिक्चर में मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए कि ये डे 21 तक क्या, यानी कि जब फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है तो एक प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है। ये लूपिंग की बाद की पिक्चर है जिसमें थोड़ी सी सेपरेशन भी स्टार्ट हुई हुई है, ठीक। अब यहाँ पे देखें किस तरह के कॉमन पहले एवी कनाल थी ना, क्योंकि ज़ाहिर एक ही स्ट्रक्चर था। अब इसके अंदर देखिए एंडोकार्डियल कुशन डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक। उसके बाद वो दोनों इलोंगेट करके सेपरेट होते जा रहे हैं। दो साइड्स बन गई हैं, लेफ्ट एवी कनाल बनी है, राइट एवी कनाल बनी है। तो ये दो एवी कनाल की वजह से दो सेपरेट अंदर इनके वॉल्व्स मौजूद हैं। जबकि आप सेमिलुनर वॉल्व की तरफ देखें तो इसके एंडोकार्डियल कुशन किस तरह बने हैं कि ये चार डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ये दोनों सेपरेट हो गए, एओर्टिक वॉल्व अलग हो गया और पल्मोनरी ऑरिफिस का वॉल्व अलग हो गया, ठीक। ये एओर्टिक ऑरिफिस का और ये पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व है। तभी इनकी डायरेक्शन भी देखिए कस्प की डिफरेंट है, दोनों के तीन तीन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, ठीक। अब हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम किस तरह डेवलप होता है। जब दो हार्ट ट्यूब्स होती है ना हमारे पास इनिशियली, तो एक पेस मेकर होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बाद में साइनोएट्रियल नोड होता है वो कहाँ मौजूद होता है, लेफ्ट वाली ट्यूब के भी कॉर्डल पोर्शन में, ठीक है। क्योंकि नर्वस सिस्टम भी साथ डेवलप हो रहा है, आपको पता है न्यूरल क्लस्टर्स भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब जो दोनों ट्यूब्स जब फ्यूज हो जाती हैं तब ये किस जगह पे आ जाता है, साइनस वेनोसिस के अंदर, यानी जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब का, ठीक। उसके बाद ये स्पीरिया वेना कैवा के करीब आ जाता है, और जब साइनस वेनोसिस जो है राइट एट्रियम के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है तो उस टाइम ये कहाँ आ जाता है, उस टाइम ये इंटर एट्रियल सेप्टम के करीब आ जाता है राइट एट्रियम में। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो है वो लेफ्ट वॉल ऑफ साइनस वेनोसिस में बनता है, ठीक है। और बाद में एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के सेंटर में आ जाता है जो उसकी मेच्योर एंकल लोकेशन है, ठीक। इस वाली पिक्चर में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको इजी करने की कोशिश करती हूँ। आपने सिर्फ जिस चीज़ पर फोकस करना है वो बताएंगे, ठीक है। ये देखिए बच्चे उसमें पढ़ा था ना कि साइनस विनोसिस के अंदर मौजूद है वो स्ट्रक्चर जिसने बाद में पेस मेकर बनाना है, ठीक है। बाद में ये हार्ट की और एवीसी जो है ना एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है, इसके अंदर मौजूद है ये एवीबी एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह फोल्डिंग हुई है कि ये जो पोर्शन ब्लू से शो किया था देखिए ये क्या है, इस साइनो एट्रियल नोड बन गया है, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद जो साइनस वेनोसिस थी वो राइट एट्रियम में इनकॉर्पोरेट हुई और उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद ये राइट एट्रियम के एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट पर आ जाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है उसके अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। ये भी कहा था साइनस वेनोसिस में, और बाद में फिर ये एट्रोवेंट्रिकुलर कैनाल के सेंटर में आ गया, इसने अपनी मेच्योर पोजीशन अटेन कर ली। फीटल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो फीटल सर्कुलेशन जो है वो एडल्ट सर्कुलेशन से बहुत डिफरेंट है। अब इन स्टेप से आपको पता चलेगा कि ब्लड किस तरह एक फीटस में सर्कुलेट करता है, ठीक है। इससे पहले हम ये करते हैं कि थोड़ा सा एडल्ट सर्कुलेशन को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो एडल्ट सर्कुलेशन में हम लेफ्ट हार्ट से बल्कि राइट हार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पीरिया वेना कैवा हेड से और अपर लिम्ब से ब्लड आती है राइट एट्रियम के अंदर, जबकि इंफीरियर वेना कैवा बाकी के लोअर बॉडी से सारा ब्लड लेकर आती है। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, वहाँ से पुश होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, वहाँ से जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर वाया पल्मोनरी वेसल्स, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, वहाँ से पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से वाया एओर्टा फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसकी निस्बत अब क्योंकि एक मेच्योर बंदे के लंग्स फंक्शनल है, अब इसकी निस्बत जिस स्ट्रक्चर में जिस एम्ब्रियो में लंग्स नहीं फंक्शनल वहाँ क्या तरीका, वहाँ ऐसे है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि एडल्ट में राइट वेंट्रिकल से लंग्स से होकर लेफ्ट एट्रियम में वापस आना चाहिए था, वो आता है कहाँ से, प्लेसेंटा से, ठीक है। किसके थ्रू आता है, वाया अम्बलाइकल वेन। तो अम्बलाइकल वेन और पल्मोनरी वेन बॉडी की दो ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। क्योंकि वेन इसलिए क्योंकि ये ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है।
ये प्लेसेंटा से ब्लड लाती है। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इंफीरियर वेना कैवा के अंदर इंटर होता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑलरेडी मौजूद है ना उसका मिक्स हो जाता है। ये जो अम्बिलिकल वेन है ना ये लिवर को बाईपास करती है वाया डक्टस फिनोसिस, यानी कि लिवर के अंदर से ब्लड नहीं गुजरता, वरना नॉर्मल बंदे में एडल्ट में जो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ब्लड आता है ना वो लिवर से होकर आता है। लिवर भी उसको फिर फर्दर जो है उसमें से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहा होता है, तो किडनी फिल्टर करती है ना, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आने वाली चीज़ों को लिवर फिल्टर करके इंफीरियर वेना कैवा में भेजता है। फीटस में ये चीज़ नहीं हो रही, ठीक। अब क्योंकि लिवर इतना मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अगर उसमें से ब्लड गुजरेगा तो उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन इम्पैक्ट होगी, इसलिए फिलहाल वो बाईपास करेगा, ठीक है। क्योंकि हार्ट अपना ऑक्सीजनेट होकर तो नहीं आ रहा ना, ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ले रहे हैं, तो लिवर को बाद में सप्लाई किया जाएगा। अब ब्लड जो है राइट एट्रियम में इंटर हुआ, ठीक, वहां से लेफ्ट एट्रियम में चला गया वाया फोरामेन ओवेल, ताकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में ना जाए, ठीक। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि हार्ट की राइट साइड पर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, इसलिए राइट साइड में आने वाला ब्लड पुश करके लेफ्ट साइड पर भेज दिया जाता है। अब बेबी बीट नहीं कर रहा और मदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल के थ्रू फुल पुश किया जाए पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक। अब ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पुश कर दिया जाता है, ठीक। अच्छा, अब जो ब्लड फोरामेन ओवेल से पास नहीं होता वो क्या किया जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजने की बजाय, यानी कि पल्मोनरी से होकर सारा प्रोसेस करने की बजाय जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में होता है उसको वाया डक्टस आर्टीरियोसिस वापस एओर्टा में भेज दिया जाता है, ठीक। इस पॉइंट को मैं एक दफ़ा रिवाइज करूँगी। देखो बच्चों, ब्लड जो है आपका जो फीटल हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया है, वहाँ से चला गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेकिन कुछ ब्लड ट्रिकल डाउन करके राइट वेंट्रिकल में भी आया है। अब इस ब्लड को बचाए लंग्स में भेजने के क्या किया जाता है कि पल्मोनरी ट्रंक में पुश तो किया जाता है। अब आपको पता है कि आगे पल्मोनरी ट्रंक का एओर्टा से डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद है जो कि डक्टस आर्टीरियोसिस है, ठीक है। तो इस ब्लड को दोबारा एओर्टा में पुश कर दिया जाता है ताकि लंग्स में ना जाए, लेकिन यहाँ पर ब्लड लाने का मकसद ये है कि राइट वेंट्रिकल में पंपिंग डेवलप हो, इसलिए कि एम्ब्रियो में जो भी स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं करता वो इन्वॉल्यूट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अगर इसी तरह राइट वेंट्रिकल में ज़रा भी ब्लड नहीं आएगा तो टाइम के साथ साथ ये डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए ब्लड इसमें आता है लेकिन वो पुश करके लंग्स में जाने के बजाय वाया डक्टस आर्टीरियोसिस एओर्टा में ही पुश कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड भेज रही है, वही काम कर रही है जो लेफ्ट वेंट्रिकल कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली। लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्ट एओर्टा से ब्लड आगे सप्लाई कर रही है या फिर राइट वेंट्रिकल वाया डक्टस आर्टेरियोसिस एओर्टा में ब्लड सप्लाई कर रही है। इस वाली पिक्चर से आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चे, ये प्लेसेंटा है ना, इसमें अम्बिलिकल आर्टरी जो है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट है कि आर्टरी ब्लड वापस ला रही है, ब्लड से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। अम्बिलिकल वेन देखें कि ये डक्टस वेनोसिस एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इंफीरियर वेना कैवा के अंदर जा रहा है ब्लड, ये इंफीरियर वेना कैवा लेबल्ड है, ठीक है। डक्टस वेनोसिस के थ्रू ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना कैवा में जा रहा है, लिवर को बाईपास किया, लिवर में नहीं आया, ठीक। अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा का कनेक्शन है आपस में वाया डक्टस वेनोसिस, वहाँ से ब्लड गया राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट एट्रियम से आगे कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहाँ से आगे एओर्टा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड थोड़ा सा भी आ गया था राइट वेंट्रिकल के अंदर, वो इस पल्मोनरी ट्रंक के जो आपस का इनका कनेक्शन है ना डक्टस आर्टेरियोसिस का, इसके थ्रू दोबारा एओर्टा में भेज दिया गया। यहाँ से निकला था, यहाँ से इधर चला गया इसके अंदर। ये देखिए फीटल सर्कुलेशन यहाँ शो की हुई। यहाँ आपको एक चीज़ दिखानी थी डिफरेंट। देखिए बच्चों कि वैसे हम आर्टरी हर जगह रेड बनाते हैं, वेन ब्लू बना देते हैं, वो इसलिए क्योंकि ब्लड की ऑक्सीजनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस के यहाँ अम्बिलिकल आर्टरीज हमने ब्लू से शो किया, अम्बिलिकल वेन रेड से शो की, क्योंकि यहाँ वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना कि आर्टरी के अंदर। अब आप इस पिक्चर में देखिए कि ये जो सात स्ट्रक्चर में बच्चे, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। इसमें से अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, ठीक, और लिवर से बाईपास करते हुए वाया डक्टस वेनोसिस हार्ट के अंदर चली गई। और देखिए किस तरह हार्ट के अंदर कनेक्शंस मौजूद हैं। ये देखिए ये वाला, ये क्या है, शंटिंग है वाया फोरामेन ओवेल। और ये जो दूसरा छोटा एरो ऊपर शो किया हुआ है, ये क्या है, ये वाला एरिया एरो जो है डक्टस आर्टेरियोसिस को शो कर रहा है।
बर्थ के बाद क्या चेंजेस आएंगी सर्कुलेशन में? जब बेबी अपना पहला सांस लेता है ना, तो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है। इससे ये होता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो जाती है। ठीक। अब डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है लिगामेंटम आर्टेरियोसम है। इसको हाईलाइट करने का मकसद ये था बच्चों का, ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बना देती है। अब ज़्यादा ब्लड जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ्लो करने लग जाता है। वजह ये कि पहले ये हो रहा था कि एक तो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता था, एक बात। दूसरी बात, जो भी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता था वो डक्टस आर्टेरियोसिस से होता हुआ एओर्टा में चला जाता था। अब क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो चुकी है, तो इसलिए राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ लंग्स में जाएगा। ठीक। अब क्या होगा कि ब्लड जो पल्मोनरी ट्रंक में है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स की तरफ फ्लो करेगा, और इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में वेनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगी, और अब लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रियम में आना शुरू हो गया। पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड सिर्फ राइट से आता था, इस वजह से उसका प्रेशर कम था। अब क्योंकि ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, इसलिए उसका प्रेशर ज़्यादा है। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, फोरामेन अवेल क्लोज हो जाएगा। अब वापस जाते हैं, एक पिक्चर हमने जब सेप्टम ड्रॉ किए थे तो हमने चीज़ देखी थी कि सेप्टम थोड़े से ट्विस्टेड बनाए हुए थे, टेढ़े करके। वो यही था कि जब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा ना, तो वो इसको पुश करके इन दोनों को आपस में साथ जोड़ देगा। यानी कि दो स्ट्रक्चर अगर इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैगर्ड या टेढ़े मौजूद हैं, आप इसको जोर से इस साइड से प्रेशर दो लेफ्ट साइड से, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों ऐसे फ्यूज हो जाएंगे ना, मिल जाएंगे, तो इस तरह करके ये क्लोज हो जाता है। ठीक है। अब जो फोरामेन ओवेल है वो क्या बन जाएगा, फोसा ओवेलिस। अम्बिलिकल कॉर्ड जब आप काट देते हो, बेबी जब ग्रो करता है, आपने देखा होगा ना, उसको क्लिप लगाया होता है उसके अम्बिलिकस के साथ जो जगह होती है। ठीक। तो अब अम्बिलिकल वेन भी ब्लड नहीं ला रही, इसलिए डक्टस वेनोसिस का काम भी खत्म हो गया, जो कि अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट कर रहा था। अब जो डक्टस वेनोसिस है ना, वो लिगामेंटम वेनोजम बन के एग्जिस्ट करेगा। ठीक। जो अम्बिलिकल वेन है वो लिगामेंटम टीरीज बन जाएगी, जो कि लिवर की, क्योंकि लिवर के आसपास है ना सब, तो ये लिवर के लिगामेंट्स हैं। ठीक है। और जो आर्टरी है अम्बिलिकल आर्टरी, वो अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनाएगी। जब एब्डोमेन डिटेल से पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या है। अब इस वाली पिक्चर को आप कंपेयर कीजिए, आपके सामने दोनों चीज़ें देखिए कि फीटल हार्ट और एडल्ट हार्ट में क्या डिफरेंट है। फीटल हार्ट में फोरामेन ओवेल ओपन है, जबकि यहाँ पर ये फोरामेन ओवेल क्लोज हो गया और फोसा ओवेलिस बन जाना है। जो एम्ब्रियोनिक हार्ट था, फीटल हार्ट था, उसके अंदर क्या है, कनेक्शन है, डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन था, अब यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो चुकी है। ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे उन्होंने पर्पल कलर इसलिए शो किया हुआ है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है। ठीक। लेकिन यहाँ पर दोनों सेपरेट हो गए, रेड वाला इज ऑक्सीजनेटेड जबकि ब्लू वाला इज डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, बात करते हैं कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स की। तो जो कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स है बच्चों, उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं साइनोटिक डिफेक्ट्स, एक को कहते हैं एसाइनोटिक डिफेक्ट्स। इससे पहले आपको बता दूं कि साइनोसिस होती है क्या। जो साइनोसिस कहते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और विस्टा, टंग की, नोज की ब्लूइश डिस्कलेशन तब होती है जब ब्लड में ऑक्सीजनेशन नहीं होती। ठीक। कम हो जाती है। अब साइनोटिक डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न जो सेंट्रल साइनोसिस का एक पेरिफेरल होती है जो कि लिम्स की होती है, और सेंट्रल होती है जो चेस्ट वाला पोर्शन है, टंग है, इस सब की। ठीक है। ये जो सेंट्रल साइनोसिस है ये कब होती है, जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, और ओवरऑल जो सिस्टेमिक ब्लड है ना उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। जबकि जो एसाइनोटिक डिफेक्ट्स है ना वो क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ना सिस्टेमिक ब्लड में वो मेंटेन की जाती है, तो इसलिए बच्चा साइनोज नहीं होता, ब्लू कलर का नहीं होता जब वो ज़्यादा एक्टिविटी करे, ऑक्सीजन कंज्यूम करे। अब इसकी एग्जांपल है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स और कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक। सबसे पहले बात करते हैं एसाइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स में पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की। आपको पता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस राइट पल्मोनरी आर्टरी को आर्च ऑफ एओर्टा से जो कनेक्ट कर रहा था वो नॉर्मली शट हो जाता है जब बेबी अपना पहला सांस लेता है। ठीक है। लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये मेंटेन रहता है, ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता। अब इस पेटेंट कनेक्शन की वजह से क्या नुकसान होता है कि जो हाई प्रेशर वाला ब्लड है ना एओर्टा में, वो पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करता रहता है। अब तो प्रेशर्स चेंज हो गए हैं, अब तो लेफ्ट साइड पर ज़्यादा है। ठीक। अब इससे ये नुकसान होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है,
और राइट साइड ऑफ द हार्ट इवेंचुअली फेल हो जाती है जब वो इतना लोड को पुश नहीं कर सकती आगे। अगर आप इसको ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ दो, उसको ट्रीट ना करो, तो तो जो हार्ट की लेफ्ट साइड है वो कंजेस्टिव फेलियर में चली जाती है। कंजेस्टिव फेलियर में इसलिए जाती है कि बहुत सारा ब्लड जो है राइट से लंग्स में पुश होता रहता है और वो फिर राइट एट्रियम में प्रॉपर्ली पहुंचाया नहीं जाता। ठीक, ये एसाइनोटिक डिफेक्ट है इसलिए क्योंकि जो ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है उसके अंदर ऑक्सीजन एडिकेट होती है, तो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं मिलती। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करें तो ये क्यों होता है, या तो सेप्टम प्राइमम या सेप्टम सेकेंडम के अंदर जब अंडर डेवलपमेंट होती है, जब वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, तो क्या होता है एट्रियल सेप्टम के अंदर होल रह जाता है। अब इससे क्या नुकसान है कि राइट और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड मिक्स होता रहेगा, जो कि नॉर्मली फोरामेन ओवेल की क्लोजर से क्लोज हो जाना चाहिए था, अगर उसके अलावा कोई डिफेक्ट है। ठीक है, अब राइट एट्रियम के अंदर जो ज़्यादा वॉल्यूम है, इससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पंप होगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो इतना ज़्यादा ब्लड जब लंग्स के अंदर जाएगा तो वो लंग्स की आर्टरीज को नुकसान देगा। ठीक, इस वजह से आर्टरीज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आने की वजह से, क्योंकि लेफ्ट में ज़्यादा प्रेशर है ना, वो राइट में जाएगा और राइट से ज़्यादा लंग्स में जाएगा, तो लंग्स की वेसल्स को डिस्टर्ब करेगा। इस वजह से जो वेसल्स की डिस्टेंसिबिलिटी है ना, जो ब्लड प्रेशर को बेयर करने की प्रॉपर्टी है प्रेशर को, ठीक, वो कम हो जाएगी और इस वजह से कंडीशन हो जाएगी, इसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का ये मतलब है कि राइट साइड ऑफ हार्ट को अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एक ज़्यादा लोड के लिए। तो इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए बच्चों, कि ब्लड आर्टरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है जिसके अगेंस्ट हार्ट को ब्लड पंप करना होता है, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अब लंग्स के अंदर नॉर्मली ये प्रेशर कम होता है क्योंकि लंग्स की जो आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, उनके अंदर डिस्टेंसिबिलिटी है। अब अगर किसी वजह से वो आर्टरीज रिजिड हो जाती हैं कि वो उस प्रेशर को बियर नहीं कर सकती, उसको अकोमोडेट नहीं कर सकती, तो क्या होगा, वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब उस इंक्रीज प्रेशर वाली आर्टरीज के अंदर मजीद ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। तो इस वजह से वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी कि हार्ट जो है उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट पे ये जो स्ट्रेन है, ये जो प्रेशर है, इससे राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन पल्मोनरी एडिमा कर सकती है, इसलिए कि जब ब्लड आपने आगे फ्लो ही नहीं किया, वो फिर वेसल्स से लीक आउट होगा, मूव आउट करके स्पेसेस में जमा होना शुरू हो जाता है। अब अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर इतना हाई हो जाए कि रेजिस्टेंस की वजह से, तो राइट के ऐसा भी होता है कि राइट एट्रियम का प्रेशर लेफ्ट से भी एक्सीड हो जाए, इससे ब्लड जो है रिवर्स फ्लो करना शुरू हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। और अगर पेशेंट ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं या ज़्यादा डिमांड उनकी बढ़ जाती है, तो साइनोसिस शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को हम आइसन-मेंगर्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो पर्पल शो किया हुआ है ना, इसका मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है। जो ब्लू से दिखाया है वो तो डीऑक्सीजनेटेड चले वापस आ रहा है ना। अब देखिए कि ये ऑक्सीजनेटेड भी वापस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज़्यादा, राइट पे कम है, आकर इससे मिक्सअप होता रहता है और जो पंप कर रही है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल वो मिक्सड है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की बात करें, ये कब कब होता है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम की डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकली कहाँ, मेम्ब्रेनस पोर्शन में। हमने पढ़ा था ना कि दो पार्ट्स हैं, एक है जो मस्कुलर सेप्टम है और एक एंडोकार्डियल क्वेश्चन से नीचे आ रहा है जो कि क्या है, मेम्ब्रेनस पोर्शन। अब ये मेम्ब्रेनस पोर्शन में डिफेक्ट की वजह से होता है। अब क्या नुकसान होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो राइट में जाएगा, वजह ये है कि लेफ्ट में प्रेशर ज़्यादा है इसलिए राइट की तरफ फ्लो करेगा। अब जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिफरेंस है ना, वो एट्रिया की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल आपको पता है उसने आगे पुश करना है ब्लड, तो इसलिए वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में ज़्यादा मिक्सिंग होगी ब्लड की एज़ कम्पेयर टू एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर डिफरेंस विद राइट एट्रियम। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल्स का आपस का डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एट्रियम का आपस का डिफरेंस, इसलिए वेंट्रिकल के डिफेक्ट में ब्लड की मिक्सिंग ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट को भी अनट्रीटेड छोड़ दो तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है।
एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट ये होता है कि अगर एंडोकार्डियल कुशन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि जो एंडोकार्डियल कुशन है, जो जगह जिसकी तरफ आकर सेप्टम ने फ्यूज करना था उस जगह पर होल रह जाता है, ठीक है। और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो प्रॉपर डेवलप, मतलब एक ही वॉल्व बन जाता है, बजाय इसके कि माइट्रल और पल्मोनरी वॉल्व सेपरेट बने लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। तो उसके बाद एओर्टिक और पल्मोनरी स्टेनोसिस है, जब एक या दोनों सेमिलुनर वॉल्व जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करेंगे और नैरो हो जाएंगे, तो जो कंडीशन रिजल्ट होती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब ये है इस तरह कि अगर ब्लड प्रेशर से बाहर की तरफ फ्लो करे और उसको प्रॉपर रास्ता ना मिले तो ब्लड बैक फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक। तो बैक फ्लो करने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा ब्लड अकोमोडेट होने लग जाता है वेंट्रिकल्स में, तो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और इस तरह हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, दैट लीड्स टू द हार्ट फेलियर। इस वाली पिक्चर से देखिए कि अगर राइट वेंट्रिकल बाहर ब्लड को पुश करने की कोशिश करती है लेकिन रास्ता ही तंग है तो ब्लड वापस आकर राइट वेंट्रिकल में अकोमोडेट होता रहेगा। पहले तो इनलार्ज करती रहेगी जितना ब्लड अकोमोडेट कर सके, एक टाइम आता है कि इनलार्जमेंट की एबिलिटी कम हो जाती है और इस तरह हार्ट की जो कंट्रैक्टिबिलिटी है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर, वो इम्पैक्ट होती है। तो इस वजह से हार्ट फेलियर में चला जाता है। कॉपरेशन का मतलब होता है बच्चों नैरोइंग। कॉपरेशन ऑफ एओर्टा जो है उसमें क्या होता है कि एओर्टा की कंजेनिटल नैरोइंग होती है, कॉमनली वहाँ जहाँ पर डिफ्रस आर्टेरियोसिस आकर ओपन होती है ना उस जगह पे। अब अगर कॉपटेशन हार्ट की तरफ है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर एओर्टा से एग्जिट करना है, ठीक। अब इससे क्या नुकसान होता है कि एओर्टिक आर्च में एन्यूरिज्म यानी कि सैक बन जाते हैं। एन्यूरिज्म क्या था कि वॉल इतनी वीक हो जाए कि उससे आउट पाउचिंग शुरू हो जाए, ठीक। और एओर्टा की जो रूट है वो डायलेट हो जाती है और इससे क्या नुकसान होता है, एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन होती है, यानी कि हमने पढ़ा था ना कि ब्लड जब एओर्टा से वापस आता है तो आकर कस्प के अंदर जो पॉकेट्स बनी हुई है उसमें जमा हो जाता है। अगर यही डायलेट हो जाएंगे तो कस्प एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाया करेगा, ठीक। अब अगर कॉक्टेशन या नर्विंग बॉडी की तरफ है तो क्या होगा कि पेशेंट की जो पल्सेस है ना वो वीक होंगी, क्योंकि देखिए ब्लड पूरे आर्च से गुजर आया, नीचे की तरफ जाते जाते अगर नर्विंग है प्रेशर से कोशिश करेगा उसको बाईपास करने की, तो अब इससे पहले ऊपर जो बॉडी के हेड एंड अपर लिम्स को सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं वो निकल चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये होगा कि रेडियल और फेमरल पल्सेस में डिले होगा, ठीक। पेशेंट की पल्सेस वीक होगी और क्लॉडिकेशन होगी, यानी कि जब ज़्यादा चलेगा ये दौड़ेगा तो उसकी टांगों में परफ्यूजन कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से कोऑक्टेशन है, ब्लड उतना एडिकेटली आ नहीं रहा जितना फ्लाइट या फ्लाइट कंडीशन में ज़रूरत है, ठीक। अब नैरोइंग, अगर 3 ब्रांचेस ऑफ एओर्टा आर्च ऑफ एओर्टा के निकल जाने के बाद है तो फिर आपको रेडियल और फेमरल पल्सेस में डिले मिलेगा, क्योंकि रेडियल में ब्लड फ्लो प्रेशर से जा रहा है, टाइम से पहुंच रहा है, लेकिन फेमरल जो वेसल है उसमें ब्लड देर से जा रहा है। अब अगर जो नर्विंग है वो ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक और लेफ्ट सब क्लेवियन के दरमियान होती है तो फिर दोनों बाजुओं के रेडियल पल्सेस में डिफरेंस आएगा, इसलिए कि राइट साइड वाली जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से अराइज कर रही है और लेफ्ट वाली लेफ्ट से डायरेक्ट मतलब उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो उसके बाद अब जिस पेशेंट को कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है उसके अंदर क्या हो सकता है, रेडियो फेमरल डिले हो सकता है, ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग रेडियल पल्सेस हो या वीक या एब्सेंट फेमरल पल्सेस, यानी कि आसान लफ्ज़ों में जिस भी पॉइंट पर कोआक्टेशन या नैरोइंग होगी उससे पीछे वाली जो वेसल जो नॉर्मल हैं वो जहाँ जहाँ सप्लाई करती हैं वहाँ प्रेशर नॉर्मल होगा और कोआक्टेशन या नैरोइंग के बाद वाली वेसल्स में प्रेशर कम होगा। ये देखिए कॉग्निशन ऑफ एओर्टा दिखाइए। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ है कि यहाँ जो नर्विंग है वहाँ है जहाँ से अब बाकी बॉडी को ब्लड जाना, और 3 वो वेसल्स अराइज कर चुकी जिनने अपर लिम्ब में ब्लड सप्लाई करना था। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि रेडियल पल्सेस बिल्कुल ठीक होंगी, एडिकेट होंगी, जबकि फेमरल पल्सेस वीक होंगी। अच्छा, साइनोटिक हार्ट इफेक्ट की बात करते हैं जिसमें ब्लूइंग होती है स्किन, यानी कि इतना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है कि स्किन की डिस्कलरेशन नज़र आती है। अब इसमें एक चीज़ है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। एट्रीजिया का मतलब भी नर्विंग होता है, ठीक है। अब एट्रीजिया मतलब
कह रहे हो कि अंडर डेवलपमेंट, नैरोइंग स्पेट अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसमें बनता नहीं है। अब क्या होगा कि अगर वॉल्व नहीं बनेगा तो रास्ता ही नहीं है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने का, ठीक। अब यहाँ पर ये होता है कि अब क्योंकि रास्ता नहीं बना तो जो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट भी होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है, क्योंकि ब्लड कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लेता है फ्लो करने का, तो सेप्टम को प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देता ताकि ब्लड फ्लो करता रहे। इससे क्या नुकसान होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड से मिक्स होता रहता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में और एएसटी से गुजरता रहता है, ठीक है। यानी सेप्टल डिफेक्ट से राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेफ्ट साइड में जाता रहता है क्योंकि वेंट्रिकल में जाने की तो जगह नहीं है। अब इस मिक्सिंग की वजह से जो ब्लड एओर्टा के अंदर जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और सेंट्रल साइनोसिस होती है, ठीक। पल्मोनरी एट्रीजिया की बात करें तो इसमें जो पल्मोनरी वॉल्व है वो नहीं बनता। अब इसमें क्या है कि ब्लड किस तरह लीव करेगा राइट साइड ऑफ हार्ट को, ये सेप्टल डिफेक्ट से। अब अगर पल्मोनरी वॉल्व नहीं बना तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट में जाएगा और इसी के थ्रू एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ भी ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड की मिक्सिंग है। अब इन लोगों में क्या होता है कि जो टेक्टस आर्टीरियोसिस है वो पेटेंट होता है ताकि वो ब्लड को अलाउ करे कि वो राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से एग्जिट कर सके। क्योंकि देखिए अब क्या आउटफ्लो क्या होगा, इस तरह होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में गया, एओर्टा से वापस पल्मोनरी आर्टरीज में गया और यहाँ से जाकर ऑक्सीजनेट हो रहा है, उल्टा रास्ता चेंज है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एक इंपॉर्टेंट टीजीए लिखते हैं और ये पूछे जाने वाला सवाल है एग्जाम्स में, ठीक है। जो एओर्टिक को पल्मोनरी सेप्टम बना था ना, अब वो बनता है इसमें भी, लेकिन वो स्पाइरल नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि स्पाइरल होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेसल्स जो है वो क्रॉस में डेवलप होती हैं। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट पे जा रहा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा राइट पे जा रही होती है। अब इनमें सेप्टम तो बना लेकिन वो स्पाइरल नहीं था, तो अब ये होता है कि एओर्टा राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज करता है। अब पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन सेपरेट होती हैं, लेकिन क्या होता है एएसटी भी होता है और पीडीए होता है ताकि ब्लड मिक्स हो सके, ठीक है। ये न्यूनेटल इमरजेंसी है। इमरजेंसी इसलिए कि आपको पीडीए को, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज नहीं होने देना होता। अगर वो क्लोज हो जाएगा तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन खत्म हो जाती है। तो आप ऐसे ड्रग्स देते हैं बच्चों को, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम है उनका, कि जो डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज नहीं होने देते और फिर आप सर्जरी करके इसको करेक्शन करते हो, ठीक। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट की बात करें तो इसमें 4 डिफेक्ट्स इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसका निमोनिक मैंने आपको बताया था कल ग्रुप में, PROV, प्रूव, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या सबसे पहली चीज़ पल्मोनरी स्टिनोसिस होगी कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वॉल नैरो होगा तो थोड़ा सा ब्लड वहाँ पर इंटर हो सकेगा, ठीक। आर से पहले यहाँ देख लेते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी क्योंकि अब उस नैरो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर से गुजरने के लिए राइट वेंट्रिकल ज़ाहिर है ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ओ से ओवर राइडिंग एओर्टा, एओर्टा जो है वो बड़ी है ज़्यादा, ठीक है। और वीएसटी के साथ राइट साइड पर है तो ज़्यादा ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाता है, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ना यहाँ पर, इसमें नेक्स्ट आखिरी चीज़ है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ एओर्टा तो ब्लड राइट एट्रियम से एक तो डिफेक्ट से फ्लो करता है, ऊपर से राइट एट्रियम का ब्लड जो है, राइट सॉरी वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है जो स्टिनोस पल्मोनरी आर्टरी से नहीं गुजर सकता वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आए और एओर्टा के थ्रू पंप कर दिया जाए। तो ये 4 नॉर्मेलिटीज इकट्ठी हैं, ठीक। पल्मोनरी स्टिनोसिस, पल्मोनरी नैरोइंग की वजह से ये नुकसान होता है कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है क्योंकि वो पुश करने की कोशिश करती रहती है, ज़्यादा जोर लगाती है तो ब्लड को पंप कर सके। अब आगे से तो नैरोइंग है तो खुद ही अपना साइज इसका बढ़ता जाता है। एक सेप्टल डिफेक्ट मौजूद है जिसकी वजह से जो ब्लड नहीं पंप हो सका पल्मोनरी वेसल में वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है ताकि एओर्टा के थ्रू बॉडी को पहुंचाया जा सके। और जो एओर्टा है उसका साइज लार्ज होता है और कुछ ब्लड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट से डायरेक्ट उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखें, यहाँ से आपको समझ आएगी कि देखिए कि एक सबसे पहले पी वाली चीज़ देखते हैं, पल्मोनरी स्टिनोसिस। ये देखिए यहाँ पे नैरोइंग है, जगह कम है जाने की। अगली चीज़ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्यों हाइपरट्रॉफी हुई है, ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से।
उसके बाद अगली चीज़ देखिए कि ओवरराइडिंग एओर्टा है। एओर्टा की थोड़ी डायरेक्शन इस तरह है कि ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ है। तो अब जो सेप्टल डिफेक्ट में से ब्लड आ रहा है ना, एक तो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है ना जो एट्रियम से आ रहा है नीचे, ठीक है, वो भी इसके अंदर जाएगा, लेकिन जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट से डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसके अंदर जाएगा। इस वजह से साइनोसिस होती है। अगर ये खाली अकेला लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जा रहा होता तो फिर ना मिक्सिंग होती, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट है। माइट्रल एओर्टिक वॉल्व अगर स्टेनोज हो जाए, नैरो हो जाए, तो फिर कम ब्लड फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इससे क्या नुकसान होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल अंडर डेवलप होगी, प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगी। अब इनमें क्या होता है, एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है जो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड को पंप करने के जगह प्रोवाइड करता है। फिर एक पीडीए होता है जिससे ब्लड एओर्टा में इंटर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, तो ज़्यादा प्रेशर जो है वो लेफ्ट पे आता है। यानी कि देखिए कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया और वहीं से आगे छोटे साइज की वेंट्रिकल से ही आगे पुश हो गया। ज़्यादा ब्लड जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है ताकि वेंट्रिकल्स पे प्रेशर ना आए। फिर एक यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट, अगर वेंट्रिकल सेप्टम नहीं डेवलप करता तो एक ही वेंट्रिकल रह जाती है। उस पर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक। दैट्स ऑल। क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा ये देखकर।